पुनर्जन्म। एक अंधेरी गुफा में एक तांत्रिक आत्मा को वश में करने की कोशिश में लगा था। सामने अग्निकुंड में आहुति दिए जा रहा था। तांत्रिक जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। बाहर का मौसम बहुत खराब था। आंधी तूफान जैसे सब कुछ तबाह करने के लिए अपना जोर दिखा रहे थे। इधर तांत्रिक अग्निकुंड के चारों ओर जल्दी जल्दी लकड़ी के ढेर लगा देता है, जिससे बाहर की आंधी अग्निकुंड को बुझा ना दे। फिर वो अपनी जगह आकर बैठ जाता है। उसे यह सब करते लगभग 3 घंटे बीत जाते हैं। अब उसे केवल आखिरी की 21 आहुतियाँ डालनी थी। बहुत संभल कर मंत्र बोलता और सही समय पर आहुति देता। तभी उसे गुफा के दरवाजे पर सफेद साड़ी पहने लंबे बालों के साथ एक औरत दिखाई देती है। उसका चेहरा इतना भयानक था कि एक बार तांत्रिक भी डर गया। हर आहुति के साथ वो तड़प उठती थी। धीरे धीरे जैसे वो तांत्रिक के वश में जा रही थी, वो उसके सामने आकर बैठ जाती है। मुझे जाने दे, क्या चाहता है मुझसे? तांत्रिक बिना कुछ बोले आहुति देता रहता है। उसे अपनी आखिरी आहुति का इंतजार था। वो ध्यान भटकाना नहीं चाहता था। इधर चुड़ैल अपने उग्र रूप में आने लगती है, जैसे आहुति की मार उसे पड़ रही थी। 21वीं आहुति के साथ ही तांत्रिक उठकर खड़ा हो जाता है। चुड़ैल का गुस्सा भी कम हो जाता है। अब तू मेरे वश में है। जा, आज के बाद तुझे जब भी याद करूं आ जाना मेरी शक्ति बनकर। चुड़ैल बिना कुछ बोले गुफा से बाहर निकल जाती है। आज के लिए इतना काफी है। अब ये मेरे वश में है। अब मुझे अपना अगला कदम उठाना चाहिए। इधर इस सब से बेखबर यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर गुजरात में सेठ भंवर लाल जी के घर कई वर्षों के बाद पोता हुआ। यह खबर सुनते ही घर में खुशी के ढोल बजने लगे। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। सेठ भंवर लाल जी अपने पोते के आने की खुशी में पूरे नगर में दावत दी। कई साल बाद उनके आंगन में खुशियों ने दस्तक दी थी, लेकिन इस बात से भंवर लाल के छोटे भाई सोहन लाल को गहरा धक्का लगा। भंवर लाल का इकलौता बेटा गजेंद्र एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। उसकी पत्नी मीरा उस समय गर्भवती थी। कहने वाले कहते हैं कि सोहन लाल ने जायदाद के लालच में अपने भतीजे का एक्सीडेंट करवा दिया। सोहन लाल बच्चे से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचने लगे। उसने उसी रात अपने भरोसे का आदमी रवाना किया, जो तांत्रिक के पास पहुंचा। सेठ सोहन लाल ने उस बच्चे को खत्म करने के लिए कहा है। काम हो जाएगा, बस ये बता पैसा कितना मिलेगा? मुंह मांगा पैसा मिलेगा। बोल कितना चाहिए? फिलहाल ये 5 लाख रख। अब जा, मुझे पूजा करनी है। अपने मालिक से कहियो पैसे तैयार रखे, जल्द से अच्छी खबर मिलेगी। तांत्रिक पूजा कर चुड़ैल को बच्चे को खत्म करने का काम सौंपता है। चुड़ैल रात को सेठ भंवर लाल की हवेली के बाहर पहुंच जाती है। जब रात को सब सो रहे थे तो वो बच्चे को मारने जाती है। बच्चे को मारने के लिए वो जैसे ही बच्चे के गले तक अपने बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ ले जाती है, देखकर चौंक जाती है। जैसे वो नींद से जाग जाती है, यह तो उसका अपना बच्चा है। उसे याद आता है एक आदमी कार से जा रहा था। किसी ने उसे गोली मारी, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और कार सामने से गोदी में बच्चा लिए औरत को टक्कर मारती है। फिर गहरी खाई में गिर जाती है। गाड़ी में भंवर लाल का बेटा गजेंद्र था। ये तो मेरा बेटा है। इसे जन्म मिल गया। मैं भटक रही हूँ। अपनी उम्र पूरी करने के लिए मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगी। आज से मैं अपने बेटे की रक्षा करूँगी। अगले पल वो तांत्रिक के सामने होती है। हो गया काम, जा अब आराम कर। अभी तू पूजा नहीं कर रहा है, ना ही मैं तेरे वश में हूँ। पहले ये बता कि किसने तुझे बच्चे को मारने के लिए कहा था? अच्छा, अभी बताता हूँ। वो अग्निकुंड की ओर जाने लगा, लेकिन चुड़ैल के एक वार से नीचे गिर गया। चुड़ैल उसकी छाती पर बैठ गई। मुझे मत मार, मैं तुझे छोड़ दूंगा। पहले उसका नाम बता। उसके चाचा सोहन लाल ने। उस बच्चे को किसी ने छुआ भी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर चुड़ैल तांत्रिक के गले में अपने नाखून घुसाकर उसे मार देती है।
सुबह सभी को सोहनलाल की लाश घर की छत पर मिलती है। उसके मुंह से खून बह रहा था, जैसे किसी ने छाती पर चोट की हो। चुड़ैल अपने बच्चे के आसपास रहने लगी, जिससे उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। एक दिन भंवरलाल जी ने पंडित जी को घर बुलाया। पंडित जी, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए बच्चे के नामकरण का। रुको यजमान, इस घर पर तो चुड़ैल का साया है। पंडित जी ध्यान लगाकर सारी बात समझ जाते हैं। वो सारी बात भंवरलाल जी को बताते हैं। पंडित जी, इन सब से पीछा छुड़वाइए। कल अमावस्या की रात है, मेरे घर आना, वहीं पूजा करेंगे, लेकिन अकेले आना। अगले दिन पंडित जी पूजा कर चुड़ैल को वहां आने के लिए विवश कर देते हैं। मुझे छोड़ दे पंडित, उस तांत्रिक को भी मैंने ही मार दिया। मैं भगवान का भक्त हूँ, उनकी मर्जी के आगे सारी शक्तियाँ नाकाम हो जाती है। तू यहाँ से चली जा। नहीं, मैं अपने बच्चे को बचाने आई हूँ। जिससे उसे खतरा था वो मर गया। तू जा, मैं तेरी मुक्ति के लिए यज्ञ करता हूँ। पंडित जी के यज्ञ से चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। उसका बच्चा ठीक से पलने लगता है। भंवरलाल जी के घर में खुशियाँ वापस आ जाती है। अत्याचारी सौतेली बेटी। कृतिका की माँ नहीं थी। जब कृतिका पैदा हुई थी, उसी वक्त उसकी माँ की मौत हो गई थी। उसके बाद से उसकी दादी ने उसे संभाला था। लेकिन 10 साल बाद कृतिका की दादी की भी मौत हो जाती है। एक दिन कृतिका स्कूल से घर आती है और देखती है कि खाने में कुछ नहीं है। ये देखकर वो अपने मन में सोचती है, खाना तो है ही नहीं, पापा सारा काम करके जाते हैं। लगता है आज जल्दी में उन्होंने खाना नहीं बनाया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद बना लूंगी। इतना सोचकर कृतिका खाना बनाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उससे खाना तो नहीं बनता, लेकिन उसका हाथ जल जाता है। कृतिका रोने लगती है और रोते रोते सो जाती है। शाम को उसके पापा घर आते हैं और उसको सोया हुआ देख सोचते हैं, इस वक्त कृतिका सो रही है, ये तो उसके खेलने का समय है, कहीं इसकी तबीयत खराब तो नहीं है। इतना सोचकर राजीव कृतिका के सर पर हाथ रखता है, लेकिन उसकी तबीयत खराब नहीं थी। लेकिन तभी उसकी नजर उसकी उंगलियों पर जाती है। राजीव कृतिका को उठाता है और बोलता है, ये तुम्हारी उंगलियां कैसे जली बेटा? कुछ नहीं पापा, बस मुझे भूख लग रही थी तो मैंने सोचा खाना बना लूं, तभी मेरा हाथ जल गया। मैंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। ये सुनकर राजीव को बहुत बुरा लगता है। दरवाजे पर पड़ोस में रहने वाली अम्मा खड़ी थी और वो ये सब देख लेती है। तभी राजीव की नजर अम्मा पर जाती है। आओ अम्मा, बैठो, मैं थोड़ी देर में कृतिका के लिए मैगी बना कर आता हूँ। राजीव मैगी बनाकर लाता है और कृतिका को दे देता है। उसके बाद राजीव अम्मा के पास बैठ जाता है। बेटा, मैंने देखा तो कितनी परेशानी से रहता है, और तेरी बेटी भी। मैं तो तुझे पहले भी कहती थी और अब भी बोल रही हूँ, दूसरी शादी कर ले। अभी तो तेरी बेटी का हाथ जला है, अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो मेरी बात मान और कम से कम अपनी बेटी के लिए तो दूसरी शादी कर ही ले। इतना बोलकर अम्मा चली जाती है। उस दिन पहली बार राजीव को भी लगता है कि उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। कृतिका अम्मा की बातें सुन लेती है और ये सुनकर वो परेशान हो जाती है। अगले दिन कृतिका स्कूल जाती है और लंच ब्रेक में उदास होकर क्लास में बैठी होती है। तभी उसकी एक सहेली नित्या उसके पास आती है और बोलती है, क्या कृतिका, तू भी किस सोच में पड़ी है? चल ना, कैंटीन से कुछ बढ़िया सा खा कर आते हैं। नहीं नित्या, तू चली जा, मेरा मन नहीं है। लेकिन क्या हुआ? बात क्या है, बता तो। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक अम्मा मेरे पापा को बोल रही थी कि मेरे लिए उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। पापा को देखकर लग रहा था कि वो भी अम्मा की बातों में आ गए हैं, इसलिए ये सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मतलब तेरे पापा तेरे लिए दूसरी मम्मी ला रहे हैं? इसका मतलब तेरी सौतेली मम्मी आने वाली है। ये तो सच में डरने वाली बात है। तुझे पता है, मैंने बहुत से सीरियल और मूवी में देखा है कि सौतेली मम्मी बहुत गंदी होती है। शुरू शुरू में बहुत मीठी बातें करती है और उसके बाद अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि वो तेरी पढ़ाई भी छुड़वा देगी, तेरे से घर के सारे काम करवाएगी और तेरे ऊपर बहुत अत्याचार करेगी, यहाँ तक कि तुझे मारेगी भी। मैं तो यही कहूँगी,
थोड़ा बच कर रही हो। नित्या की बातें सुनकर कृतिका का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ दिनों बाद राजीव अपने ही ऑफिस की शिप्रा नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है और उसे अपने साथ घर ले आता है। कृतिका, ये तुम्हारी नई मम्मी। आओ कृतिका, मेरे पास आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। तुम मेरी मम्मी नहीं हो, मुझे तुम्हारे पास नहीं आना। कृतिका, ये कैसा बर्ताव है? कोई बात नहीं राजीव जी, बच्ची है, धीरे धीरे ये मुझे अपनी मम्मी समझने लगेगी। कृतिका उसी वक्त गुस्से में दौड़ते हुए अपनी सहेली नित्या के घर चली जाती है। मैं क्या करूं नित्या, मुझे वो नई मम्मी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तू एक काम कर, जितना हो सके अपनी नई मम्मी को परेशान कर, वो खुद ही परेशान होकर घर छोड़कर चली जाएगी। तू सही कह रही है, अब देखना मैं इसका क्या हाल करती हूँ। बड़ी आई मेरी मम्मी बनने वाली। इतना बोलकर कृतिका अपने घर वापस चली जाती है। कृतिका ने मन ही मन सोच लिया था कि वो शिप्रा को कभी अपनी मम्मी नहीं समझेगी। अगले दिन कृतिका स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, तभी शिप्रा उसके पास जाती है और बोलती है, कृतिका, तुम स्कूल के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हारे नाश्ते के लिए सैंडविच बनाया है और लंच में आलू के पराठे दूंगी। नहीं, मुझे नहीं खाने तुम्हारे हाथ के गंदे सैंडविच और गंदे आलू के पराठे। लेकिन कृतिका, तुम पूरा दिन स्कूल में भूखी थोड़ी ना रहोगी। मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन तुम्हारे हाथ का बना हुआ कुछ नहीं खाऊंगी। इतना बोलकर कृतिका स्कूल चली जाती है और शिप्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो राजीव को इस बारे में कुछ नहीं बताती है। कृतिका शिप्रा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि सौतेली मम्मी बुरी ही होती है। उसी दिन शाम को कृतिका अपने हाथों से अपनी स्कूल की किताबें और कॉपियां फाड़ देती है और रोने का नाटक करने लगती है। तभी राजीव उसे रोते हुए देख उसके पास आता है। क्या हुआ कृतिका? पापा, नई मम्मी ने मेरी सारी कॉपी और किताबें फाड़ दी हैं और बोला है कि अब मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। वो बहुत गंदी है, उन्होंने मुझे घर का काम करने के लिए भी कहा है। राजीव उसी वक्त शिप्रा के पास जाता है और उसे बोलता है, शिप्रा, तुमने कृतिका के स्कूल की किताबें और कॉपियां क्यों फाड़ दी हैं? और तुमने उसे स्कूल जाने से भी मना कर दिया है, यहाँ तक कि तुमने उसे घर का काम करने को कहा। मैं तुम्हें कृतिका की मम्मी बनाकर लाया था, लेकिन तुमने उल्टा उस पर ही अत्याचार करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा कुछ करोगी। अभी तुम कृतिका के साथ ऐसा कर रही हो, अगर तुम्हारे खुद के बच्चे होते तो। जी, आप कैसी बातें बोल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं सच बोल रही हूँ। बल्कि मैं खुद चाहती हूँ कि कृतिका अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे। ना जाने किसने कृतिका के मन में मेरे लिए बुरी बातें भर दी है। मुझे उसके मन से ऐसी बातें निकालनी ही होगी। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ, कुछ भी हो, बस मेरी बेटी को जरा सा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। खिड़की पर खड़े होकर कृतिका ये सब देख लेती है और अपने मन में खुशी से बोलती है, अच्छा हुआ इसे डांट पड़ी, कल ही नित्या को सारी बातें बताऊंगी। अगले दिन नित्या कृतिका के घर आती है। नित्या कृतिका के कमरे में जाती है, तभी कृतिका उसे अपनी सारी झूठी बातें बताने लगती है। मैं अच्छे से उस नई मम्मी को सबक सिखा रही हूँ। कल जब उसे पापा से डांट पड़ी तो उसका मुंह देखने लायक था। मुझे तो ये सब देखकर बड़ा मजा आया। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही रोजाना परेशान कर, एक दिन वो औरत दुम दबाकर यहाँ से भाग जाएगी। राजीव बाहर से ये सारी बातें सुन लेता है। राजीव कृतिका के पास जाता है। कृतिका, तुमने मुझसे झूठ बोला। शिप्रा तो तुम्हें अपने बच्चे की तरह प्यार करती है, लेकिन तुम ही उसे अपनी मम्मी मानने को राजी नहीं हो। एक बार उसे अपनी मम्मी मान कर तो देखो, वो बहुत अच्छी है। और हाँ नित्या, अगर तुम्हें मैंने फिर से कृतिका को ऐसी बातें बताते हुए देखा तो मैं तुम्हारी मम्मी पापा को जाकर सारी बातें बताऊंगा। पापा, आप नई मम्मी के आने के बाद मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। अब मैं आपसे भी कभी बात नहीं करूंगी। उस दिन से कृतिका अपने पापा से भी कम बात करने लगी थी। इस तरह 13 साल बीत जाते हैं और कृतिका 23 साल की हो जाती है, लेकिन अभी भी वो शिप्रा के लिए अपने मन में नफरत रखती थी। राजीव की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वो चाहता था कि उसके रहते हुए कृतिका की शादी हो जाए। शिप्रा, मेरे दोस्त ने अपने बेटे के लिए कृतिका का हाथ मांगा है। कल वो सब कृतिका को देखने आ रहे हैं। तुम सारी तैयारियां कर लेना। हाँ हाँ, मैं सारी तैयारी कर लूंगी और कृतिका को भी तैयार कर दूंगी।
अगले दिन लड़के वाले कृतिका को देखने आते हैं और देखते ही कृतिका को पसंद कर लेते हैं। लड़के की माँ बोलती है, भाई साहब, हम चाहते हैं कि ये शादी इस महीने के अंदर जल्दी से जल्दी हो जाए। आपको तो पता ही है, मेरा बेटा विदेश में काम करता है और शादी के बाद कृतिका भी उसके साथ विदेश चली जाएगी। वो ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रुक सकता है, इसलिए हम दोनों की जल्दी से जल्दी शादी करवाने की कोशिश करते हैं। राजीव अपने मन में कुछ देर तक सोचता है और उसके बाद हाँ कर देता है। लड़के वाले बात पक्की करके चले जाते हैं। राजीव चिंता में आ जाता है और शिप्रा को बोलता है, शिप्रा, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? 1 महीने के अंदर अंदर हम सारी तैयारियां कर पाएंगे क्या? मैंने तो सोचा था कि बात पक्की हो जाएगी, उसके बाद 6 महीने के बाद ही शादी की डेट फिक्स करेंगे। फिर आपने लड़के वालों को क्यों नहीं कहा? मुझे डर था कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से न निकल जाए। लड़का विदेश में बहुत अच्छा काम करता है और मेरे लिए सबसे जरूरी बात ये है कि मेरी बेटी वहाँ बहुत खुश रहेगी। आप परेशान मत हो, सारी तैयारियां हो जाएगी। मैंने पहले से ही सारा इंतजाम किया हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं कई सालों से पैसे जमा करके कृतिका के लिए शादी के गहने बनवा रही थी, इसलिए अभी हमें शादी के गहने बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने पहले से ही बनवा कर रख रखा है। यहाँ तक कि कृतिका की माँ के भी पुराने गहने हैं, मैंने सब कुछ संभाल कर रखा है। अब ये सारे गहने कृतिका के हैं। हम अपने इकलौती बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे। बाहर से कृतिका ये सारी बातें सुन लेती है और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो बोलती है, मैंने इन्हें कभी अपनी माँ का दर्जा नहीं दिया, लेकिन ये फिर भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैंने इनके साथ इतना बुरा किया है कि मैं इनसे नजर मिलाने के काबिल भी नहीं हूँ। तभी शिप्रा की नजर कृतिका पर जाती है और वो बोलती है, क्या हुआ कृतिका, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। कृतिका अंदर आती है और शिप्रा को गले लगाकर रोने लगती है। रोते रोते कृतिका शिप्रा से माफी मांगती है। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, अब रो मत। वैसे ही शादी के बाद तू हमसे बहुत दूर चली जाएगी और हम दोनों तेरी आंखों में आंसू देखना नहीं चाहते हैं। अगर तू रोएगी तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तभी कृतिका की बचपन की सहेली नित्या आ जाती है। शिप्रा आंटी, आप सच में बहुत अच्छी हो। मैंने आपको बहुत गलत समझा और ना जाने कृतिका के मन में कितनी बुरी बुरी बातें भरी है। मुझे भी माफ कर दो। एक शर्त पर माफी मिलेगी, तुम्हें मेरी बिटिया को शादी में अच्छे से तैयार करना होगा। इस तरह वहाँ खुशी का माहौल हो जाता है। कुछ दिनों बाद कृतिका की शादी धूमधाम से हो जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।